ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, पानी है अगर मंजिल तो परवाज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का है खतरा तो आगाज बदल डालो। तो चलिए बढ़ते हैं यूपीएससी के महासंग्राम की ओर। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, महासंग्राम शुरू हो चुका है। जो भी यूपीएससी की यात्रा करना चाहते हैं, यूपीएससी की गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, अपना टिकट करवाएं और गाड़ी में बैठें और अपना सीट सुनिश्चित करें। चलिए बढ़ते हैं यूपीएससी के तरफ। सबने देख लिया है 3-4 मार्च को यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत ही विलंब इस बार आया है, पर देर आया और सब कुछ कई सारे बदलावों के साथ आया। और इसमें जो भी बातें, जो भी नए बदलाव हुए हैं, इन सारी बातों को हम समझेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे जो एक एक बातों को, इन बातों को पहली बार समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबको पता है कि यूपीएससी जो है 3 स्टेज में अपना एग्जाम लेती है। 3 स्टेज में इसने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी सारी बातें हम करेंगे, सारी बातें करेंगे। यूपीएससी, सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यह एक संस्था है, यह एक संस्था है। इसका काम होता है ह्यूमन रिसोर्स को सेलेक्ट करना, किसके लिए? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए। अखिल भारतीय सेवाओं में आपके आ जाते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और भी सेवाएं हैं अखिल भारतीय जो ऑल इंडिया लेवल की होती हैं। ऐसे सेवाओं के लिए ह्यूमन रिसोर्स का चुनाव यूपीएससी का काम है। इसमें एक प्रेसिडेंट और कुछ मेंबर्स, कुछ सदस्य होते हैं जो मिलके पूरे एग्जामिनेशन के सिलेक्शन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि यूपीएससी कौन कौन से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है। तो देखिए, सबको पता है यूपीएससी ये सिविल सर्विसेज एग्जाम के अलावा और कई सारे एग्जाम कंडक्ट करती है। आइए हम बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करती है। देखिए, ये जिसके लिए ये जानी जाती है, ये आपका है सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सीएससी है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात बेसिकली हम कर रहे हैं। ठीक, इसमें इसको हम सीएससी कहते हैं। यूपीएससी को पहचान इसी एग्जामिनेशन से, अपने इसी एग्जामिनेशन से मिली है। सीएससी के अलावा सीएससी में कौन कौन से एग्जाम आ जाते हैं? ये आपके आ जाते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और बेसिकली यूपीएससी को लोग आईएएस का ही एग्जाम समझते हैं, क्योंकि ये भारत की सबसे सम्मानित नौकरी है। बहुत सारे लोग इसको इसी नाम से जानते हैं। और इसमें इसके अलावा आईपीएस आता है, आईपीएस आता है, आईएफएस आता है, आईएफएस आता है, ये सिविल सर्विसेज में। ठीक, इसके अलावा इसमें और क्या ये कंडक्ट करवाती है? सीएपीएफ का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसके माध्यम से जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसको हम पैरामिलिट्री बोलते हैं, पैरामिलिट्री के जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, उनकी नियुक्ति करती है। ये डिप्टी एसपी लेवल के ये अधिकारी होते हैं जो आईजी डीआईजी रैंक तक प्रमोट करके जाते हैं, अगर वो अपने निश्चित एज सीमा में सेलेक्ट हो जाते हैं। और वो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जैसे आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, इन सारे सिक्योरिटी फोर्सेस में वो असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे अपना कार्य करते हैं। इसके अलावा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, एनडीए का कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ये नेशनल डिफेंस सर्विसेज। और कौन सा एग्ज़ाम? सीडीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, सीडीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था आईएफएस। आईएफएस में 2 कैटेगरी है, एक तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जिससे आपके दूतावास
यानी कि जो हमारे एम्बेसडर होते हैं दुनिया के कई सारे देशों में, वो आईएफएस होते हैं, और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो अखिल भारतीय सेवाओं में फॉरेस्ट सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है, फॉरेन सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है। चलिए, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, और इसके अलावा ये कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाती है? इंजीनियरिंग सर्विसेज का, ऑल इंडिया लेवल के इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम करवाती है। आईईएस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा और कई सारे साइंस से रिलेटेड, जैसे साइंटिस्ट के लिए जो उम्मीदवार अपना मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। बेसिकली ये चर्चे का विषय हमारा जो है ये सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए है, जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो इसमें दो हैं सिविल सर्विसेज में, एक तो आईएफएस है जो फॉरेस्ट सर्विसेज है। फॉरेस्ट सर्विसेज में साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट ही अपना आवेदन कर सकते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट इसमें आवेदन नहीं कर सकते। आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए, फॉरेन सर्विसेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम, प्रीलिम एग्जाम आईएफएस का और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का दोनों का एक साथ कंडक्ट होता है, मेंस अलग अलग होता है। चलिए हम बात करते हैं यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन की। देखिए, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं, जैसे आप फॉर्म किस डेट पे भरेंगे, किस डेट पर लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट होने का, रिलीज डेट जैसे कि 4 मार्च को रिलीज हुआ है, 4 मार्च को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। बहुत सारे लोग होंगे, ज्यादातर कम 80% से 90% लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन के लिए दूसरे पे आश्रित रहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के लाता हूं। बहुत सारे लोगों के पास जागरूकता की भी कमी है और संसाधनों की भी कमी है, जिस वजह से वो सही गाइडेंस और सही रास्ते का चुनाव नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने हैं, आपको हर सुविधाएं हर जगह पे गाइडलाइन दी जाएगी। चलिए, तो 3 स्टेज में इसकी परीक्षाएं होती हैं। 3 स्टेज में प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। सबसे पहले हम कुछ डेट्स की बात कर लें, इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 4 मार्च को। 4 मार्च से आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, इसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट होंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, अभी आगे हम एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं और क्या क्या चीजें हैं, सब आगे हम डिस्कस करते चल रहे हैं। नोटिफिकेशन 2021 का 4 मार्च को जारी हुआ है। इस बार के नोटिफिकेशन में कई सारी नई बातें शामिल हुई हैं, और इस बार का नोटिफिकेशन पिछले सालों से लेट आया है, लेकिन इसके सारे एग्जाम यूपीएससी अपने टाइम टेबल के लिए जानी जाती है। कोरोना काल में जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी बोर्ड ने एग्जाम लेने का जो जैसे रिक्रूटमेंट का, जैसे आपकी एसएससी हो गई, रेलवे हो गई, ये कोरोना काल में इनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं। लेकिन यूपीएससी ही एक ऐसा है कि अभी तक कोई ऐसा साल नहीं है कि इसका एग्जाम कंडक्ट ना करवाया हो। यह नियमित रूप से हर साल ह्यूमन रिसोर्सेज का सिलेक्शन करती रहती है और सरकार को हैंड ओवर कर देती है। इस बार के नोटिफिकेशन में 712 पोस्ट हैं, 712 पोस्ट। अगर ट्रेंड एनालिसिस को देखा जाए तो 2012 से लेके अब तक देखा जाए, 2015 के बाद से, 15 और 16 के बाद से लगातार सीटों की संख्या में कमी आती जा रही है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट सीट 2014 में आया था, 13 से लेके 1400 के आसपास। लेकिन अभी जो 700 सीटें हैं, इसमें और सीटों के बढ़ने की गुंजाइश है, और सीटों के बढ़ने की गुंजाइश है। ये माना जा रहा है कि 800 से 850 सीटें
हो जाएंगी अंतिम चयन की प्रक्रिया तक। चलिए, अब इसमें लास्ट डेट है आपका फॉर्म सबमिट करने का 24 मार्च को आप लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। पहले देखिए, पहले क्या होता था कि 24 मार्च को आप रात को 12 बजे तक फॉर्म सबमिट कर सकते थे, लेकिन इस बार का बदलाव जो है आप शाम को 6 बजे तक इसकी खिड़की खुली रहेगी। शाम को 6 बजे तक 24 मार्च के जिन लोगों को फॉर्म फिल करना होगा वो भर सकते हैं, और जिनको भरना है, सीरियस हैं, जो मतलब अटेम्प्ट इस बार लेना चाहते हैं, वो जल्दी से फॉर्म भरेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया में जैसे सेंटर्स अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जो सेंटर का चुनाव आप करना चाह रहे होंगे, अगर आप टाइम से भरेंगे तभी वो सेंटर मिल पाएगा। अगर आप पहले या दूसरे दिन फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको यूपीएससी भवन में ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा। वो अपना अलग ही आनंद होता है, वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है और वहाँ अनुशासन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे जगह पे अगर आपको सेंटर लेना है तो आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब देखिए, अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का डेट बता रहा है। अब आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपको सीटों का नंबर पता चल गया, कितने सीट हैं आपके लिए, तो बस एक ही सीट की जरूरत है। अब देखिए, 27 जून को एग्जामिनेशन है। अब 27 जून के 21 दिन पहले ये एडमिट कार्ड जारी कर देंगे अपने सरकारी वेबसाइट पे, यूपीएससी के वेबसाइट पे एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। वहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप अपने एग्जाम के लिए आप अपने एग्जाम सेंटर पे जा सकते हैं। चलिए, और क्या कह रहा है, प्रीलिम्स रिजल्ट कब आएगा? जुलाई 2021 में आएगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट जुलाई में आएगा। उसके बाद से मेंस एग्जाम जो कैंडिडेट प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, अब अगले स्टेज के लिए वो मेंस क्वालिफाई करेंगे, मेंस के एग्जाम के फॉर्म भरेंगे। मेंस के भी एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं, मेंस के भी एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं, मैं बताता हूं आगे। मेंस एग्जाम का रिजल्ट दिसंबर से जनवरी मंथ में आएगा, दिसंबर से जनवरी मंथ में आएगा। और उसके बाद से इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का डेट रिलीज होगा, फिर इंटरव्यू के बाद से फाइनल सिलेक्शन की एक लिस्ट लगेगी। और देखिए, इस बार दूसरा सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है? दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू तक पहुंचते हैं उनको योग्य माना जाता है कि वो योग्य हैं। जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और जो नहीं सेलेक्ट होते हैं, उन दोनों में बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है। ऐसा सरकार का और संस्थाओं का मानना है कि वो भी एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो उनके साथ इस बार न्याय किया गया है कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में पहुंच गए, उनकी निजी जानकारी जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो निजी जानकारी आपकी, क्या आप कितने इंटरव्यू में नंबर पाए, किस सब्जेक्ट में आपकी क्या स्कोरिंग है, एक पोर्टल पे डाल दिया जाएगा आपके सहमति के अनुसार। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें यस करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यस कर देंगे अगर, तो आपकी सारी जानकारी उस पोर्टल पे डाल दी जाएगी। और वहां पे जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं या कोई मंत्रालय है, उसको, जैसे मान लो कोई खेल मंत्रालय है या स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसको एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। आपको भी पता है ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत बहुत होती है, जितने भी कारपोरेट जगत हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो वहां से उनको अपने हिसाब के रिसोर्स को चयन करने का मौका मिलेगा उस पोर्टल से। तो ये सबसे अच्छा बदलाव यूपीएससी के द्वारा इस बार के नोटिफिकेशन में किया गया है। अब देखिए, अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर वो ग्रेजुएशन आपने प्राइवेट से किया है, रेगुलर से किया है, आपने इंडिया के यूनिवर्सिटी से किया है या किसी फॉरेन के यूनिवर्सिटी से किया है,
डजंट मैटर, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगती है यूपीएससी। दूसरा सबसे बड़ा यहां पे सवाल आता है कि क्या हमें कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या यूपीएससी के लिए कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है? तो बिल्कुल नहीं। यूपीएससी कहती है कि आप आओ, जितने भी आपके रिजल्ट पे बस पास लिखा होना चाहिए, आप कितने परसेंटेज पास नंबर गेन करके पास हुए हैं हमें उससे मतलब नहीं है। आप हमारे एग्जाम को पास करके दिखाइए तो हम जानेंगे कि आप कितने योग्य हैं और कितने अयोग्य हैं। तो यूपीएससी ने एक सिलेबस डिजाइन किया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी कैंडिडेट का एग्जामिन करती है और एग्जामिन करने के बाद से अपने अपेक्षित ह्यूमन रिसोर्स जो उसको डिजायरेबल होते हैं उनको सेलेक्ट करके सरकार को हैंडओवर कर देती है। ठीक है, तो इसमें कई सारे बोर्ड ऐसे हैं जहां पे एक परसेंटेज की जरूरत होती है। परसेंटेज की अगर तुमने परसेंटेज लगा दिया कि हाँ इतने परसेंट वाले ही आ सकते हैं, तो फिर एग्जाम लेने की क्या जरूरत है? एग्जाम लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे सिलेक्शन दे दो। तो परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता। हो सकता है कि आपके परसेंटेज किसी कारण बस कम आए हों, बट आप में योग्यता उनसे ज्यादा है जिनके पास परसेंटेज आपसे ज्यादा है। तो यूपीएससी ऐसे लोगों को सर्च करती है कि हमें परसेंटेज से कुछ नहीं लेना देना, तुम हमारा एग्जाम पास करके दिखाओ। और यकीन मानिए यूपीएससी का जो अभी मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का जिक्र किया था उसमें 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और मिनिमम क्वालिफाइंग 25% यानी कि आप 50 नंबर पा जाते हो 200 में से तो आप क्वालिफाई समझे जाओगे। अब खुद सोच लीजिए कि क्या एक लड़का होता है जो इंग्लिश में, कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश में 80+ नंबर पाए होंगे, 80% से ज्यादा नंबर पाए होंगे, फिर भी यूपीएससी का 25% पाने में उनको बत्ती जल जाती है दिमाग की, वो 25% भी नहीं गेन कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं। चलिए अब फिजिकल स्टैंडर्ड, अब बात हुई क्वालिफिकेशन की, हमने बात कर ली, परसेंटेज की बात कर ली कि परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है, कितने भी परसेंटेज हो आपके यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी हैं आप, अपीयरिंग स्टूडेंट्स जिसे हम बोलते हैं, उनकी भी अगर तैयारी कंप्लीट हो गई हो उनके नजर में, तो वो भी इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे, वो भी इस एग्जाम के देने के पात्र होंगे। क्योंकि जब उनके सर्टिफिकेट या डिग्री की जरूरत पड़ेगी तब तक यूपीएससी का इंटरव्यू हो रहा होगा। जब इंटरव्यू आता है तब आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है यूपीएससी को, तब तक आपके रिजल्ट्स भी आ जाते होंगे। ठीक है, तो अपीयरिंग स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये फिजिकल स्टैंडर्ड की जो बात कर रहा है कि इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको आईपीएस का पोस्ट मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, ये सारी चीजें, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज, दौड़ भाग भी होते हैं, वो सारी चीजें रिक्वायर होती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात कर रहा है एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपका मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 22 ईयर, यानी कि ये लिख रहा है 1 अगस्त 2021 को अगर आपका एज मिनिमम 21 साल है तो आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आप कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट अपने एज को लेके कंफ्यूज हैं वो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि 1 अगस्त 2021 तक अगर उनकी एज 21 वर्ष की हो रही है तो वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और मैक्सिमम क्या है कि 2 अगस्त, ये लिख रहा है कि 2 अगस्त 1999, यानी कि जो 2 अगस्त 1989 के हैं वो नहीं दे पाएंगे, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो एज का आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
और मैक्सिमम ये है 32 साल तक, मैक्सिमम 32 साल तक एज इन्होंने रखा है। इसमें एज में कुछ रिलैक्सेशन भी है। एज में ये जनरल के लिए, बेसिकली ये जनरल कैटेगरी के लिए बात हो रही है। एज में रिलैक्सेशन है। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी को 3 साल का, यानी कि वो 35 ईयर्स तक वो एग्जाम दे सकते हैं। और एससी और एसटी के लिए ये एग्जाम 37 ईयर तक वैलिड होता है, कि वो 37 ईयर तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। और जनरल के लिए जैसा कि ऊपर लिखी दिया है कि 32 ईयर तक। अब अगर बात आती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, इसमें लिमिटेड अटेम्प्ट्स ही मिलते हैं कैंडिडेट को। ये नहीं कि आप कितना भी अटेम्प्ट देते रहिए, ये कितना भी अटेम्प्ट देने की सिर्फ अब बात करते हैं हम आगे कि किसको ज्यादा अटेम्प्ट दिया जाता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, अब देखिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जनरल के लिए मैं बता दूं, जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट मिलते हैं टोटल, 6 अटेम्प्ट। ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट हो गए। एससी एसटी के लिए अटेम्प्ट का कोई काउंट ही नहीं है, बस ये इनके लिए एज लिमिट है 37 ईयर तक। 37 ईयर तक ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके दौरान ये कितना भी अटेम्प्ट लें कोई काउंट नहीं होगा। बस ये 21 ईयर से 37 ईयर तक जितने भी अटेम्प्ट चाहें उतने अटेम्प्ट ये दे सकते हैं, एससी एसटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम बात करेंगे। देखिए अब ये अटेम्प्ट को यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जनरल और इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन ईडब्ल्यूएस वाले, सबको 6 अटेम्प्ट मिलेगा। ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट, एससी और फिजिकल जो डिसेबिलिटी यानी कि जो पीएच कैंडिडेट हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए एज लिमिट जो है ये टिल एज, यानी कि लिमिट, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट का काउंट नहीं किया जाएगा। आप जितने भी एज लिमिट जो रिक्वायर्ड है आपके लिए, उस एज लिमिट तक आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है यूपीएससी के सरकारी वेबसाइट के थ्रू जाके। आप वहां पे भर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो भर सकते हैं, या तो आप किसी साइबर कैफे में जाके फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि इसकी फीस क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म की। जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 100 रुपया, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया, और फीमेल, एससी एसटी और जो दिव्यांग लोग हैं, विकलांग, उनके लिए कोई फीस नहीं है, या तो प्री में नहीं तो मेंस में। अब देखिए मेंस के लिए जब आप प्री क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको मेंस के लिए भी फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। वो फॉर्म डिटेल में भरा जाता है, डिटेल में वो फॉर्म फिल किया जाता है और उसकी फीस 200 रुपया है। जनरल और ओबीसी के लिए, एसटी एसटी और फीमेल के लिए ये 1 भी रुपया भी फीस नहीं है। अब देखिए, अब थोड़ी सी और बात कर लें हमने एज क्राइटेरिया की बात कर ली और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ली। अब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन इस एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। देखिए, वैसे कैंडिडेट इस एग्जाम में दोबारा नहीं बैठ सकते हैं जो ऑलरेडी 2020 के सिलेक्शन प्रोसेस में प्रॉपर आईएएस या आईएफएस बन चुके हैं। वो कैंडिडेट्स के लिए यूपीएससी का दरवाजा बंद हो गया हमेशा के लिए। हमेशा के लिए नहीं, वो उस केस में एग्जाम दे सकते हैं फिर से दोबारा, अगर वो अपने सेवाओं से त्याग पत्र दे दें, वो रिजाइन कर दें
कि हमें जो कैडर मिला है, ये क्लॉज लगा के या उनके मन में जो भी चल रहा हो, ये क्लॉज लगा के हमें जो कैडर मिला है वो कैडर हमें पसंद नहीं है, हम फिर से एग्जाम देके दूसरा कैडर लेंगे, तो ऐसे केस में उनको एग्जाम देने के लिए यूपीएससी अलाउड कर देता है। लेकिन जब तक वो सेवा में बने रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के या फॉरेन सर्विसेज के, तब तक वो एग्जाम में फिर से दोबारा नहीं बैठ सकते हैं। अब देखिए, फॉर्म जब अब भरना शुरू हो गया है, ये मान के चलिए पिछले 7-8 सालों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। जो 4 से 5 लाख फॉर्म फिलअप होते थे, इस टाइम सीधे 8 से 9 लाख फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन्हीं 4-5 सालों में कंपटीशन सीधे दोगुना के करीब पहुंच गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सबसे खास बात हमें ये जानना है कि ये जो 7 से 8 लाख लोग जो फॉर्म डालते हैं, क्या ये सभी एग्जाम में बैठते हैं? नहीं। कितने लोगों का हिम्मत फॉर्म डालने के बाद ही टूटने लगता है, अपने को लेस कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। मैं बैठने लायक हो गया हूं, अपने से ही विचार करते हैं कि क्या मैं एग्जाम में बैठ जाऊं तो पास हो जाएगा। अगर इस तरह की बातें आपके साथ चल रही हैं तो अभी इस तरह की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दें। वो डिसीजन लेने का दिन होगा 27 जून, जिस दिन को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। अभी आप पूरी एनर्जी के साथ लगे रहिए। ये 7-8 लाख लोग सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए हैं, असली फाइट इनमें से 10% लोगों में ही होता है। ये सिर्फ भीड़ है। ये एग्जाम सेंटर पे पहुंचते पहुंचते इन लोगों की संख्या घट के 4 से 5 लाख बच जाती है। 4 से 5 लाख ही इस एग्जाम में बैठते हैं। बाकी फॉर्म इतने भले डालते हों, जोश में आके मोटिवेशनल वीडियोस देख के, व्यवहारिक धरातल पे उतर के वो बिल्कुल नहीं सोचते, भावावेश में फॉर्म उन्होंने फिलअप कर दिया, क्योंकि इसके लिए वो सारी योग्यताएं फुलफिल कर रहे हैं। और आज के ज़माने में 100 रुपया सबके पास होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इनके बाद से कितने लोग सेलेक्ट होते हैं प्री में कितने लोग सेलेक्ट होते हैं। तो ये मान के चलिए कि जितना सीट होता है उसके 12 से 15 गुना लोगों को प्री के लिए क्वालिफाइड किया जाता है। कितना? 12 से 15 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मेंस एग्जामिनेशन के लिए 12 से 15 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाता है। फिर से उसके बाद से मेंस का एग्जाम होता है। अब आइए एक एक स्टेज की हम बात करते हैं। अब देखिए, प्री एग्जाम की हम बात कर लें। पहले प्री एग्जाम की बात अगर हम करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स 200, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है आपका। यही आपके सिलेक्शन का मूल आधार है। जनरल स्टडी ही आपके सिलेक्शन दिलवाने का प्री में मूल आधार है। और इसके नंबर्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाते हैं। ये जस्ट दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं। दूसरा पेपर आपका जो सीसेट है, ये यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको 33% अंक इसमें लाने होते हैं। जब आप 33% यानी कि 80 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के हैं, तो आपको 66 नंबर आपको टोटल लाने होंगे इसे क्वालिफाई करने के लिए दूसरे पेपर को। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो ये वाला पेपर आपका चेक नहीं होगा। चाहे आप इसमें कितना भी स्कोर कर लिए हो, ये नहीं जोड़ा जाएगा। अब तक अगर हम कट ऑफ की बात करें कि कितना कट ऑफ गया है, तो सबसे ये 95 से लेके, देखिएगा 95 से लेके 95 नंबर से लेके 112 नंबर तक अब तक सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है प्री का। यानी कि अगर 112 नंबर गया है तो आप 56 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने काट के सही किया है माइनस मार्किंग के बाद, तो आप क्वालिफाई हो जाते। अगर मतलब सबसे हाईएस्ट पे भी
बना था कट ऑफ, तो उस दौरान भी अगर आप होते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए प्री एग्जामिनेशन आपका हो गया सीसेट। सीसेट आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर के बेसिस पे आपका कट ऑफ बनता है और आपके रिजल्ट आते हैं, आप मेंस के लिए उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं। अब देखिए, अब सिलेबस की अगर हम बात करें, यहीं पे हम देख लेते हैं प्री में जो सिलेबस हैं, प्री में कौन कौन से सिलेबस हैं। देखिए यहीं पे हम गिना लेते हैं कि जनरल स्टडीज में आपके कौन कौन से सिलेबस हैं। सबसे पहले वो लिखता है करंट अफेयर्स यूपीएससी, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। दूसरा आपका हिस्ट्री आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा आपका। तीसरा आपका आ जाएगा जियोग्राफी, जियोग्राफी आ जाएगा आपका। चौथा आपका आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। और आपका आ जाएगा जनरल साइंस। ये आपके प्री के सिलेबस हैं, ये आपके प्री के सिलेबस हैं। इसी में से, इन्हीं सब्जेक्ट्स में से 100 क्वेश्चन पॉइंट आउट किए जाते हैं और उन 100 क्वेश्चन में से आप 50 से लेके अगर 55 क्वेश्चन तक काट पीट के आप सही करते हैं। और दूसरी बात, माइनस मार्किंग इसमें 1/3 है, 1/3, यानी कि अगर आप लगातार 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, लगातार आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपके नंबर, आप सही जो क्वेश्चन होंगे उसमें से 1 क्वेश्चन माइनस कर लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस में देखिएगा, आपको पता है मेंस में टोटली जब आप प्री क्वालिफाई करके आते हैं तो टोटली 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में 2 पेपर आपका होता है हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी, और 1 पेपर होता है लोकल लैंग्वेज का। उसमें आप हिंदी के अलावा 22 भाषाएं जो संविधान में सूचित हैं, उन 22 भाषाओं में से कोई सा भी एक भाषा चुन सकते हैं लोकल लैंग्वेज के लिए। उसी आधार पे सबसे पहले, अगर मेंस की सबसे पहले कॉपी जांच होगी तो कंपलसरी इंग्लिश की कॉपी जांच होगी और आपके लोकल लैंग्वेज की पेपर कॉपी जांच होगी। इसमें आपको 75 नंबर पाने होते हैं टोटल आपको 75 मार्क्स गेन करने होते हैं। 75 मार्क्स अगर आप 300 में से गेन कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं, आप योग्य माने जाते हैं। देखिएगा यहाँ से जुड़ी हुई बहुत ही घटनाएं हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल अनुभव भी है। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक हमारे मित्र हैं, अभी इस टाइम वो सेलेक्टेड हैं, किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट पे हैं। जब वो पहली बार यूपीएससी का मेंस दिए थे तो उनको अपने अंग्रेजी पे, अपने इंग्लिश पे बहुत घमंड था कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, अब मुझे यूपीएससी के क्वालिफाइंग इंग्लिश के लिए मुझे कहीं से इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन से वो इंजीनियर थे। ये गलती उन्होंने कर दिया कि यूपीएससी के इंग्लिश को उन्होंने हल्के में ले लिया और वो इतना मेहनत किए मेंस के आंसर राइटिंग में। जितने भी टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन किए थे, हमेशा उनके 2nd 3rd रैंक आते थे। कोई ये नहीं कहता था कि ये यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं होंगे, मेंस क्वालिफाई नहीं होंगे, कोई भी ये नहीं कहता था उनके टेस्ट सीरीज के क्रम को देख के। लेकिन हुआ यूं कि वो इंग्लिश में ही फेल हो गए, बाकी का सारा मेहनत उनका धरा का धरा रह गया। सारा का सारा मेहनत उनका धरा का धरा रह गया। ये किसी काम का नहीं आया कि अगर आप यही क्वालिफाई नहीं कर पाए, यहाँ पे आपके पास कितनी भी योग्यता हो, आपने यूपीएससी का जो क्वालिफाइंग इंग्लिश यूपीएससी कहता है कि अगर आप अखिल भारतीय सेवाओं के लिए ए ग्रेड ऑफिसर बन के आते हैं तो आप में कम्युनिकेशन स्किल के लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए और वही थोड़ी बहुत इंग्लिश का परीक्षण वो करती है।
300 नंबर के क्वालिफाइंग पेपर के माध्यम से। और दूसरा परीक्षण ये करती है कि जिस भी लोकल लैंग्वेज को आप प्रीफर करते हो, जिस भी एरिया में आप रहते हो, उस लोकल लैंग्वेज पे आपकी समझ कैसी है उसका भी परीक्षण करती है। और उसके बाद से आपके ये सारे पेपर्स का परीक्षण होता है। अब देखिए, 2 पेपर तो ये हो गए, एक पेपर आपका हो गया एस्से का 250 नंबर का, पहला पेपर एस्से ही होता है। 4 पेपर आपके जनरल स्टडीज के होते हैं 250 नंबर के, 1000 नंबर के आपके ये जनरल स्टडीज के पेपर हो गए। उसके बाद से आपके आ जाते हैं 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट। चाहे जो भी ऑप्शनल आप चूज करते हैं, उसके 2 पेपर होंगे 250 नंबर का। 500 नंबर का ये हो गया आपका, 500 नंबर का ऑप्शनल हो गया, 1000 नंबर का आपका जनरल स्टडीज हो गए। कितने हुए? 1500 नंबर। 200 नंबर के आपके हुए, 250 नंबर के आपका एस्से हो गया 1750, 1750 नंबर। और 275 नंबर का आपका साक्षात्कार इंटरव्यू होता है, जो टोटल मिला के 2025 नंबर का आपका रिजल्ट 2025 नंबर पे जारी किया जाएगा। और इसमें अगर आप अपेक्षित रैंक में आ गए, एक रैंक जारी कर दिया जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया टोटल, और जितना सीट रहेगा उसके परिप्रेक्ष्य में ऊपर से जितने भी कैंडिडेट उसको मिल जाएंगे उनको ये ले लेगा। ठीक है, ये है इसका चरण। और देखिए, मेंस, चाहे मेंस की बात हो चाहे प्री की बात हो, मेंस जो है आपके फैक्चुअल नॉलेज का परीक्षण है कि बाय फैक्ट आप कितना जानते हो, यूपीएससी के सिलेबस को कैसे समझे हो। और जब मेंस होता है, वो जो आप सीखे हो, जो आप जानते हो, उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, उसमें आपकी अभिव्यक्ति, आपका सोच, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपके उसी आंसर राइटिंग में जो भी आप आंसर दोगे क्वेश्चन का, उसी के माध्यम से एग्जामिनर को पता चलेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको नंबर देगा। अभी देखिए, हमारे वहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है, हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। जहाँ तक मैंने जियोग्राफी के क्वेश्चंस देखे हैं पिछले 7-8 साल के, यूपीएससी के जियोग्राफी और हिस्ट्री के, और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। बच्चे इतना परेशान रहते हैं कि ये एडवांस बुक पढ़नी है, मुझे वो एडवांस बुक पढ़नी है। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत ही ध्यान से और मल्टीपल रिवाइज करके पढ़ा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यूपीएससी ने 18 क्वेश्चन पूछा है तो 15 क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और एनसीईआरटी के साथ मेंस में भी जो क्वेश्चन भूगोल से या इतिहास से पूछे गए हैं, उसको भी अगर आप देखेंगे पिछले 7-8 सालों को क्वेश्चंस को, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसके चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे क्वेश्चन वहां से पूरे के पूरे मिलते जुलते मिलेंगे आपको। तो हम एनसीईआरटी के साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी दे रहे हैं, बेसिक इंग्लिश की क्लास उसी पैकेज में दे रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप हिंदी मीडियम के भी हों तो भी कोई दिक्कत ना हो आपको क्वालिफाइंग इंग्लिश पास करने में या प्री एग्जामिनेशन पास करने में। हमारा फाउंडेशन बैच जल्द ही जारी होगा, जल्द ही लॉन्च किया जाएगा फाउंडेशन बैच। अभी प्री के कोर्स पे हमारा फोकस है कि हम जल्दी ही प्री का टेस्ट सीरीज चलाएंगे, कोर्स लॉन्च करेंगे, रिवीजन सीरीज लॉन्च करेंगे। और मेंस और प्री का टेस्ट सीरीज हमारा दोनों चल रहा है एनसीईआरटी का। जो कैंडिडेट हमारे इस क्रम में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। हर महीने के हर वीक में आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, उसमें आपके प्री के भी आंसर राइटिंग होंगे और मेंस के भी आंसर राइटिंग होंगे। ये आपके क्वालिटी इंप्रूव करने का बहुत ही अच्छा तरीका है अगर इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़ते हैं। हमने फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, टोटल एनसीईआरटी का हमने मात्र 500 रुपया फीस रखा है। और जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए ये आंसर राइटिंग, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें हम फ्री दे रहे हैं। और बाकी के जो अदर स्टूडेंट इस सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने मंथली फीस मात्र 200 रुपया रखा है। वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे इस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करके अपना और साथ साथ हमारा मान भी बढ़ा सकते हैं। चलिए
आज के डिस्कशन में मेजर बातें ये थी कि नोटिफिकेशन में कुछ नई बातें जो अपडेट हुई वो हमने आपको बता दी। तो अगर आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वो जो योजना चल रही है कि आपके जानकारी को एक सरकारी पोर्टल पे साझा किया जाए, जिनके मन में चल रहा हो, जो बेरोजगारी का दौर से गुजर रहे हैं कि उनको लगता है कि कोई ना कोई रोजगार चाहिए, तो उनके लिए मेरे हिसाब से यही अच्छा होगा कि अगर वो इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो उनको अच्छे लेवल का जॉब मिल जाएगा। ए ग्रेड प्राइवेट सेक्टर में भी ए ग्रेड जॉब उनको मिल सकता है। और जिनका सपना सिर्फ आईएएस ही बनना है, आईएएस से कम कुछ नहीं चाहते वो, उनके लिए ये नहीं है। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको इस योजना में घसीटा जाए। तो आज के क्लास में हमने काफ़ी सारी बातें की इस सेशन में यूपीएससी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंफॉर्मेटिव सेशन हम आए दिन आपके लिए लेके आते रहे हैं। और आने वाले टाइम में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए अगर हमारे द्वारा पहुंचाई जाती है तो वो हमें भी खुशी होती है कि आप हमारे गाइडलाइन के थ्रू अगर आप अच्छे रास्ते पे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं ब्रेक करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेशंस के साथ में। तब तक के लिए सबको बाय बाय और थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारे रैपिड एकेडमी के टीम के साथ बने रहिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।